Namaskar friends, welcome to the live session number 13 and in this live session we are going to continue our discussion on unit number 12। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे लाइव सेशन नंबर 13 पे और हम लोग अपने सेशन यूनिट नंबर 12 के डिस्कशन को जारी रखेंगे। तो फ्रेंड्स आपके सामने पहला केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि मिस्टर शर्मा बैंक बी में 1 साल का फिक्स डिपॉजिट कर रखे हैं। राइट, मिस्टर शर्मा ने बेसिकली बैंक बी में 1 साल का फिक्स डिपॉजिट कर रखे हैं। राइट, और इंटरेस्ट रेट जो है दे रखा है, इन्होंने 5.25 इंटरेस्ट रेट दे रखा है। जब एफडी मैच्योर हुई तो उन्होंने सोचा कि दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम इसको दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे एफडी को मैच्योर होने पर। लेकिन जो बैंक ए है, राइट, तो बैंक ए उनको हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है 5.50%। राइट, ऑफर कर रहा है। अब शर्मा जी ने डिसाइड किया कि बैंक भी छोड़कर बैंक ए में पैसा लगाएंगे। शर्मा जी क्या सोच रहे हैं कि बैंक बी को छोड़ दें और बैंक ए में हम पैसा लगाएं क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ठीक है, वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं अपने डिपॉजिट को बैंक बी से बैंक ए में। दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि बैंक बी को इस सिचुएशन में कौन सा रिस्क फेस करना पड़ सकता है। ऑप्शन भी देख लेते हैं। लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। बताइए दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा रिस्क फेस करना पड़ सकता है बैंक बी को, जरा बताइए। तो फ्रेंड्स आइए चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो ये सिचुएशन जो आपके सामने है, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि बैंक को कौन सा रिस्क फेस करना पड़ेगा। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन सिचुएशन। तो देखिए चैट बॉक्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि यह लिक्विडिटी रिस्क है क्योंकि डिपॉजिट विड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे देखिए ना, डिपॉजिट विड्रॉ हो रहा है ना। क्या लगता है ये लिक्विडिटी रिस्क है या फिर आपको क्या लगता है ये क्रेडिट रिस्क है? क्योंकि क्रेडिट रिस्क कब होता है आपको पता होना चाहिए। क्या ये ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है क्या, मतलब सिस्टम फेलियर या इंटरनल प्रोसेस की वजह से प्रॉब्लम हो। और एक और ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है री इन्वेस्टमेंट रिस्क, मतलब कि क्या बैंक बी के लिए दिक्कत यह है कि शर्मा जी ने अपना पैसा दोबारा री इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है, क्या लगता है दोस्तों। अब देखिए इसको सिंपल वर्ड में समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस ऑप्शन इन सिंपल वर्ड। देखिए री इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब होता है कि फ्यूचर में जो पैसा वापस आएगा उसे दोबारा इन्वेस्ट करने का गारंटी नहीं होता। सिंपल सी बात है दोस्तों कि जो फ्यूचर में जो पैसा वापस आएगा, राइट, उसे दोबारा इन्वेस्ट करने का गारंटी नहीं होता है कि वो सेम या बेटर रेट पे इन्वेस्ट होगा। राइट, इसी को बोलते हैं हम लोग री इन्वेस्टमेंट रिस्क। यानी कि जो हमें फ्यूचर में जो पैसा वापस आएगा उससे दोबारा इन्वेस्ट करने का गारंटी नहीं होता कि वो सेम या बेटर रेट पे इन्वेस्ट होगा। बैंक बी के लिए शर्मा जी का पैसा दोबारा उनके पास आना चाहिए था, लेकिन वो बैंक ए के पास चला गया क्योंकि बैंक ए बेटर रेट दे रहा था। यही हो रहा है ना कि बैंक बी में इनका ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट था जिसका रेट था 5.25%। अब जो है तो बैंक बी में इनका एक ऑलरेडी डिपॉजिट था जिसपे इनको 5.25 का ब्याज मिल रहा था। अब इन्होंने देखा कि बैंक ए तो हमें अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, 5.5 का ऑफर कर रहा है, तो क्यों ना हम बैंक ए को स्विच हो जाए। समझे बात को। तो दोस्तों री इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब यही होता है। क्या मतलब होता है दोस्तों री इन्वेस्टमेंट रिस्क? दोस्तों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा, आपको यदि किसी प्रकार का रिस्पॉन्स देना है तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों रीइन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब होता है कि फ्यूचर में जो पैसा वापस आएगा उससे दोबारा इन्वेस्ट करने का गारंटी नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए बैंक बी है, बैंक बी के लिए शर्मा जी का पैसा दोबारा उनके पास आना चाहिए था। ठीक है ना, जैसे वो मैच्योर हो गया एफडी तो दोबारा ना ये पैसा इन्वेस्ट करते, लेकिन वो क्या किए, वो चले गए बैंक ए के पास। क्यों चले गए? क्योंकि बैंक ए जो है बेटर रेट दे रहा था। ठीक है ना, 5.5 का रेट दे रहा था बैंक ए। मतलब बैंक बी जो है वो फ्यूचर कैश लूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताइए। तो बैंक भी फ्यूचर कैश लूज कर रहा है, बैंक भी इज लूजिंग द फ्यूचर कैश। समझे? इसको मैं पे एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप घर में सोचिए कि आपको किराए पे घर देना है। आपके पुराने टेनेंट को मान लीजिए कि रेंट आपने 10,000 रेंट पे रखा है। आपके जो पुराने टेनेंट थे उनको आपने 10,000, पुराने टेनेंट को 10,000 रेंट पे रखा था। 1 साल बाद वो छोड़कर चला जाता है क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग में उसको 10,500 में अच्छा फ्लैट मिल रहा है। समझे? तो यही हो रहा है बैंक बी के साथ। उनका जो टेनेंट है, मतलब उनका जो डिपोजिटर है, वो छोड़कर चला गया। तो दोस्तों ये जो रिस्क बैंक बी फेस कर रही है ना, उसको हम लोग बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है, वेरी गुड,
इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों? हमारा री इन्वेस्टमेंट रिस्क। क्योंकि हमारे जो मिस्टर शर्मा जी हैं, शर्मा जी बैंक ए को छोड़कर बैंक बी को क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बैंक बी उन्हें अच्छा अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, राइट। तो इसीलिए वो बैंक ए को छोड़कर बैंक बी जा रहे हैं। और दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप तक आवाज यदि मेरी पहुंच रही है तो प्लीज ओके टाइप कर दे चैट बॉक्स में, so that I can know that whether you are able to listen to a voice clearly or not. And if audio and video are okay, please type okay in the chat box. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, आपके मैकमिलन बुक के यूनिट नंबर 12 से ली गई है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। यस, आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एवरीथिंग इज ओके, वेरी गुड। चलिए पेन पेपर कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगला सवाल देखते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और मार्केट से रिलेटेड है। देखिए क्या कह रहा है कि एक बैंक के पास एक बड़ा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है। एक बैंक के पास एक बड़ा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है इन्होंने, अ बैंक हैज अ लार्ज ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, जिसमें देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड है, इक्विटी शेयर है और दोस्तों फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अचानक मार्केट में बड़ी गिरावट होती है, मार्केट में बड़ी गिरावट होती है, ठीक है। बॉन्ड प्राइस गिर जाता है, देखिए लिखा है ना बॉन्ड प्राइस ड्रॉप। इक्विटी मार्केट जो है 10% से क्रैश कर जाता है और करेंसी एक्सचेंज रेट भी अनफेवरेबल चेंज हो जाता है, समझे। तो इस कारण से क्या होता है दोस्तों कि इस वजह से बैंक के पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर जाती है। लिखा है ना कि बैंक का जो पोर्टफोलियो है वो घट जाता है। तो ये तो आपके सामने सिचुएशन है। अब आइए इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि बैंक किस तरह का रिस्क फेस कर रहा है और इसमें स्पेसिफिकली कौन सा एस्पेक्ट हाईलाइट हो रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है लिक्विडिटी रिस्क, जल्दी एसेट बेचने में दिक्कत। बी कह रहा है मार्केट रिस्क, प्राइस रिस्क ड्यू टू मार्केट प्राइस चेंज। सी कह रहा है क्रेडिट रिस्क, क्योंकि बोरोवर ने डिफॉल्ट किया है। और डी कह रहा है ऑपरेशनल रिस्क, क्योंकि सिस्टम फेलियर है। जरा बताइए दोस्तों कौन सा रिस्क यहाँ पे बैंक फेस कर रहा है। आपको रिस्क पहचानना आना चाहिए। यूनिट 12 जो है ना, वो चैप्टर का नाम ही है रिस्क इन द बैंकिंग बिजनेस। सो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिस्क और किस सिचुएशन में कैसा रिस्क है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप सोचिए, क्या ये लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है क्या? मतलब बैंक अपने एसेट तुरंत बेच नहीं पा रहा हो, तभी तो लिक्विडिटी रिस्क होता है। फिर सोचिए, क्या ये क्रेडिट रिस्क हो सकता है क्या? क्रेडिट रिस्क का मतलब समझते हैं आप? क्रेडिट रिस्क तब होता है जब बोरोवर अपना लोन वापस ना करे। क्या ये ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है क्या? सिस्टम फेलियर, प्रोसेस की गड़बड़। क्या इसमें सिस्टम फेलियर कुछ ऐसा आपको दिख रहा है? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट रिस्क, राइट। देखिए आपको क्या लगता है दोस्तों, प्लीज अपना रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में टाइप करें। ये जो सिचुएशन है, मैं आपको सिचुएशन एक बार फिर से दिखा देता हूं। ये जो आपके सामने सिचुएशन है, जब गवर्नमेंट बॉन्ड, इक्विटी शेयर, फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट, राइट, का जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, बॉन्ड प्राइस गिर गया, इक्विटी मार्केट क्रैश कर गया, करेंसी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर रहा है। तो दोस्तों ये ऐसा कौन से रिस्क से बैंक एक्सपोज है? सिंपल शब्दों में समझिए, आपने अपना पैसा स्टॉक मार्केट और डॉलर में इन्वेस्ट कर रखा है, समझे। और अगर कल को स्टॉक मार्केट 10% क्रैश हो जाए, मान लीजिए कल को स्टॉक मार्केट जो है 10% क्रैश हो जाएगा और डॉलर की वैल्यू आपके खिलाफ चली जाए, तो आपका पोर्टफोलियो गिर जाता है ना। मैं फिर से बताता हूं, कल को मान लीजिए स्टॉक मार्केट 10% क्रैक हो जाए, या जो डॉलर का वैल्यू है वो मान लीजिए आपके खिलाफ चला जाए, एडवर्स मूवमेंट हो जाए डॉलर में, राइट, आपका पोर्टफोलियो गिर जाएगा। इसका इफेक्ट पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पे, इसका इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो दोस्तों यही तो बैंक के साथ हो रहा है, बैंक के साथ भी तो सेम हो रहा है ना, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट रिस्क। दिस इज कॉल्ड मार्केट रिस्क, राइट। देखिए एक और इसके अंदर एक और स्पेसिफिक चीज हाईलाइट होती है, वो है यहाँ पे प्राइस रिस्क। ये एक स्पेसिफिक चीज है जो कि मार्केट रिस्क के अंदर हाईलाइट होती है। मतलब जो भी एसेट है उसकी जो कीमत है मार्केट के चेंज की वजह से गिर गई, राइट। मार्केट में जो चेंज आया उस कारण से क्या हुआ, एसेट का वैल्यू घट गया। देखिए यही जो चीज है इसी को हम लोग मार्केट रिस्क बोलते हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने एक फ्लैट खरीदा 50 लाख में, आपने 50 लाख में एक फ्लैट खरीदा, अचानक से प्रॉपर्टी के रेट गिर गए और आपकी जो फ्लैट की वैल्यू है वो 45 लाख हो गई, राइट। तो कोई आपका किराया नहीं खा गया ना, कोई तो किराया तो नहीं खाया ना, तो क्रेडिट रिस्क तो है नहीं, राइट। और कोई सिस्टम भी खराब नहीं हुआ था, ऑपरेशनल रिस्क भी नहीं है, और आप फ्लैट बेच भी सकते हैं, लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी नहीं है। दोस्तों प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि प्राइस गिर गया फ्लैट का। जो फ्लैट का दाम 50 लाख था अब गिर के 45 लाख हो गया। ये मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, समझे। तो यही होता है प्राइस रिस्क और मार्केट रिस्क।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है मार्केट रिस्क। देखिए दोस्तों, बीएफएम के एग्जामिनेशन में इतना सिंपल सवाल नहीं आएगा, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही से क्लियर होगी, राइट। मार्केट रिस्क क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप लोग तैयार होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यह भी एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, यह बैंक के रिस्क मॉडल से रिलेटेड है। आपको ध्यान से सुनना है और अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप करना है। देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो बैंक है उसका नाम है XYZ बैंक, ठीक है। बैंक कौन सी है? XYZ बैंक है, राइट। अब इसने एक नया रिस्क मेजरमेंट मॉडल लॉन्च किया। इन्होंने क्या लॉन्च किया है? नया रिस्क मेजरमेंट मॉडल लॉन्च किया है, राइट। जो मार्केट रिस्क को एसेस करता है। ये क्या एसेस करता है? मार्केट रिस्क एक्सपोजर को एसेस करता है। शुरू के कुछ महीने तक मॉडल सही चल रहा था, ठीक है ना। कुछ महीने तक जो है मॉडल अच्छे से चला, ठीक है। और ट्रेडर उस पर रिलाई कर रहे थे, लिखा है ना, ट्रेडर रिलाइड ऑन इट्स आउटपुट। फिर क्या हुआ? जब मार्केट में थोड़ा टर्बुलेंस आया, मार्केट में जैसे ही टर्बुलेंस आया, फिर क्या हुआ कि एक्चुअल लॉस मॉडल के प्रिडिक्शन से कहीं ज्यादा निकलने लगा। क्या निकलने लगा? कि एक्चुअल लॉस जो था ना, वो मॉडल के प्रिडिक्शन से काफी ज्यादा निकलने लगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद बैंक ने देखा कि शायद मॉडल बनाते वक्त कुछ गलती हो गया। रिव्यू में क्या पता चला? कुछ डिस्क्रिपेंसी था मॉडल के परफॉर्मेंस में, राइट। तो बनाते वक्त कुछ एजम्पशन गलत ली गई थी। क्या? देखिए कुछ एजम्पशन ली गई थी ना, वो गलत ली गई थी। जब मॉडल को बनाया जा रहा था ना, तब कुछ एजम्पशन गलत लिया गया था, ठीक है। या कुछ पैरामीटर इग्नोर कर दिए गए थे। यहाँ लिखा है ना, एक्सपर्ट सस्पेक्टेड दैट सर्टेन पैरामीटर हैव बीन ओवरलुक्ड। तो ये सिचुएशन है, आप होपफुली चीजों को समझ गए होंगे। अब आइए इस पे सवाल देखते हैं। सवाल ये कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ पॉसिबल रीजन, मॉडल के फेल होने की वजह क्या हो सकती है। ऑप्शन ए, द मॉडल ऑप्शन ए कर रहा है कि मॉडल हर एक मार्केट मूवमेंट प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। बी कर रहा है कि मॉडल गलत एजम्पशन पे बेस्ड था या पैरामीटर इग्नोर किया गया। सी कर रहा है कि ट्रेडर ने मॉडल का यूज ही नहीं किया। और डी कर रहा है कि बैंक ने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया। बताइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसका क्या लगता है आपको सही जवाब? ए, बी, सी या डी? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। तो दोस्तों ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले सोचिए, क्या कोई भी मॉडल हर एक मार्केट मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकता है? देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट जो होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। ये तो सिंपल सी बात है कि मार्केट जो है वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। देखिए जैसे आप वेदर फोरकास्ट का एग्जांपल लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग वेदर फोरकास्ट का, राइट। तो वेदर फोरकास्ट में क्या होता है कि फोरकास्ट बोलता है कल हल्की बारिश होगी, लेकिन असली में तूफान आ जाता है। मतलब फोरकास्ट का मॉडल गलत एजम्पशन पे बना था। ऐसा होता है ना दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए कि वेदर फोरकास्टिंग कल का आ रहा है कि कल जो है हल्की बारिश होगी, लेकिन जब कल ऐसा हुआ कि तूफान आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोरकास्ट जो है उसका जो मॉडल था वो गलत एजम्पशन पे बना था। शायद हवा की स्पीड, हवा का टेम्परेचर डेटा सही नहीं था। तो वैसे ही जो बैंक का जो रिस्क मॉडल होता है ना, वे वो भी कुछ क्या करता है कि मार्केट पैरामीटर को इग्नोर कर देता है, और जो एजम्पशन है वो गलत हो जाती है। इस कारण से क्या होता है कि फेल कर जाता है रिस्क मेजरमेंट मॉडल। ये सवाल बीएफएम में आया था कि जो हमारा रिस्क मेजरमेंट मॉडल है उसके फेलियर के पीछे क्या रीजन है। तो याद रखिएगा, इसके फेलियर के पीछे दो मेन रीजन है, आपको मैं बता दूं। सबसे पहला रीजन है इनकरेक्ट एजम्पशन, और दूसरा रीजन है इग्नोर्ड की पैरामीटर। समझे? तो ये चीज ध्यान रखना है। जैसे कि क्रिकेट मैच है, मान लीजिए क्रिकेट मैच में एक कमेंटेटर बोलता है कि टीम आसानी से जीत जाएगी क्योंकि पिच जो है बैट्समैन के लिए आसान है, लेकिन अचानक बारिश हो गई और पिच बदल गई, तो पूरा प्रेडिक्शन फेल हो गया ना दोस्तों। रीजन क्या था कि जो एजम्पशन था वो गलत था। सेम चीजें हमारी मॉडल के साथ हो रही है कि हमारा जो मॉडल में एजम्पशन है वो गलत है, और जो की पैरामीटर है उसको हमने इग्नोर कर दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई डाउट है इसमें, क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है? तो प्लीज टाइप करें। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारा जो मॉडल होता है, बैंक जो मॉडल बनाती है रिस्क मेजरमेंट करने के लिए, वो यदि फेल होता है, प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण है कि हम गलत एजम्पशन लेते हैं, और दूसरा कारण यह है कि हम पैरामीटर को इग्नोर कर देते हैं, राइट। चलिए अब दोस्तों इसी क्वेश्चन पे एक और सवाल है, व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर XYZ बैंक टू एड्रेस। तो दोस्तों इसी रिस्क को हम लोग मॉडल रिस्क बोलते हैं। अभी जो रिस्क की हम बात किए ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग मॉडल रिस्क। देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको बोलते हैं मॉडल रिस्क।
तो अब सवाल यह कह रहा है दोस्तों कि आपके सामने जो सिचुएशन है कि XYZ बैंक का जो मॉडल था वो गलत एजम्पशन की वजह से फेल हो गया था। अब मैनेजमेंट को डिसाइड करना है इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाए। तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? ऑप्शन को देखते हैं। ए नंबर कह रहा है कि मॉडल को ही डिसकंटिन्यू कर दो। बी नंबर का रहा है कि जो टीम ने मॉडल बनाया है वही वैलिडेट करे। सी नंबर का रहा है इंडिपेंडेंट बैक टेस्टिंग और वैलिडेशन करना फ्लॉ आइडेंटिफाई करने के लिए। और डी नंबर का रहा है कि मॉडल कम यूज करो और इंट्यूशन पे डिसीजन लो। बताइए कैसे हम लोग इस मॉडल रिस्क को एड्रेस करेंगे? हाउ कैन वी एड्रेस दिस मॉडल रिस्क? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? ए, बी, सी और डी? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? प्लीज ये कैसे इसको एड्रेस करें? सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कर रहा है कि डिसकंटिन्यू कर दें। राइट, डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ रिस्क मेजरमेंट मॉडल। देखिए डिसकंटिन्यू करना, क्या आपको लगता है कि बिना मॉडल के बैंक काम कर पाएगा? अब आप बताइए, मार्केट रिस्क जैसा कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको बिना मॉडल का मेजर कर पाना पॉसिबल है क्या? हाँ या ना जवाब दीजिए। तो आप सोचिए, क्या हम रिस्क मैनेजमेंट मॉडल को ही डिसकंटिन्यू कर दे तो क्या बैंक काम कर पाएगा? क्या लगता है आपको? अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछते हैं। ऑप्शन बी को जरा देखिए, क्या कर रहा है कि सेम टीम वैलिडेट करे। मतलब अब ये छोटा सा सवाल है, अगर मैं अपना ही एग्जाम पेपर चेक करूं तो क्या मैं अपनी गलतियां इजीली पकड़ पाऊंगा? मान लीजिए कि मैंने ही एग्जाम दिया और मैं खुद चेक कर रहा हूं बैठने, तो क्या हम गलती पकड़ पाएंगे? नहीं ना, तो बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे। तो क्या सेम टीम से वैलिडेशन करवाना सही होगा? अच्छा, ऑप्शन सी को जरा देखिए। पहले ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी कर रहा है कि इंट्यूशन पे डिसीजन लेना। सोचिए दोस्तों, एक बैंक का रिस्क मैनेजमेंट आपके गट फीलिंग पे चले तो क्या रिलायबल होगा? तो दोस्तों क्या लगता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि दोस्तों इंडिपेंडेंट बैक टेस्टिंग और वैलिडेशन मतलब अलग टीम, अलग एक्सटर्नल एक्सपर्ट मॉडल को टेस्ट करे, एजम्पशन को चेक करे और फ्लॉ को आइडेंटिफाई करे। क्या ये ज्यादा लॉजिकल सॉल्यूशन लगता है? बिल्कुल सही। राइट, सिंपल वर्ड में समझिए। मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ने पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बनाया। मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, उसने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बनाया। पेशेंट की कंडीशन खराब हो गई, वर्स हो गई कंडीशन पेशेंट की। अब क्या वही डॉक्टर अपने ही काम वैलिडेट करे या एक इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट कंसल्ट करना बेटर होगा? ऑब्वियसली आप इंडिपेंडेंट चेक करेंगे ना, तो बैंक के लिए भी वही लॉजिक अप्लाई होता है। मॉडल को एक अलग टीम से वैलिडेट करना चाहिए जिससे कि जो अनबाइस्ड फ्लॉ है वो समझ आ जाए। जैसे कि एक कंपनी अपना अकाउंट का ऑडिट कराती है, अगर अकाउंट टीम खुद ही ऑडिट करे तो वो अपनी गलती छुपा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इंडिपेंडेंट ऑडिटर को बुलाया जाता है। बैंक के रिस्क मॉडल के साथ भी यही अप्रोच है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बोलिए, कहीं कोई दिक्कत है तो जवाब दीजिए प्लीज। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टाइप इन द रिस्पॉन्स। मैं आपको समझाऊंगा दोबारा। ये बातें समझ में आ रही है कि मॉडल रिस्क को यदि हमें एड्रेस करना है तो बेस्ट तरीका है कि आप इंडिपेंडेंट बैक टेस्टिंग कंडक्ट कीजिए और वैलिडेशन कंडक्ट कीजिए ताकि आप फ्लॉ को आइडेंटिफाई कर पाए। चलिए, होपफुली आपका जवाब सही आया है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और इस सवाल में देखते हैं कि क्या आपसे सवाल, ये क्या केस स्टडी है और इस पे क्या किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसमें आपसे एक ग्रीन वेव इंडस्ट्री के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ग्रीन वेव इंडस्ट्री एक कोस्टल एरिया में डिकेड से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रीन वेव इंडस्ट्री, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये डिकेड से कोस्टल एरिया में ऑपरेट हो रही है। ठीक है, और दोस्तों हुआ क्या, कंपनी फॉसिल फ्यूल पे हैविली डिपेंडेंट है। लिखा है ना, हैविली डिपेंडेंट ऑन द फॉसिल फ्यूल। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है, राइट। और सोर लाइन पे उनके पास बहुत सारा रियल एस्टेट भी है। यहाँ पे लिखा है इनके पास जो है काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रियल एस्टेट होल्डिंग है। कहाँ पे? नियर द शोर लाइन। यहाँ पे देखिए लिखा है इन्होंने। ओके, तो ये तो डेटा दी गई है। अब देखिए दो मेजर इवेंट हुए। पहला इवेंट ये हुआ कि जो एक्सट्रीम वेदर था, देखिए यहाँ लिखा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ, जैसे कि फ्लड आ गया, जैसे कि सी लेवल बढ़ गया, राइट, जिससे उनका प्रोडक्शन प्लांट को डैमेज कर दिया। ठीक है ना, इनका जो प्रोडक्शन प्लांट था जिस कारण से डैमेज हो गया। ठीक है, इससे डायरेक्ट लॉस हुए और लोन रिपे करना मुश्किल हो गया। और दूसरा क्या हुआ कि जो है गवर्नमेंट पॉलिसी में सडन शिफ्ट आ गया। देखिए यहाँ लिखा है सडन शिफ्ट इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, कार्बन टैक्स लगाया, फॉसिल फ्यूल सब्सिडी हटा दी, इससे कंपनी की प्रॉफिट
प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों गिर गई। ठीक है, तो दोस्तों अब सवाल यह कर रहा है कि यहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट रिस्क, ग्रीन वेव इंडस्ट्री को किस टाइप के क्लाइमेट रिस्क फेस करने पड़े। ठीक है, तो आपके सामने दो ऑप्शन दिया गया है, जरा देखिए तो ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सिर्फ फिजिकल रिस्क, यहाँ देखिए लिखा है ओनली फिजिकल रिस्क। बी कह रहा है ओनली ट्रांजिशन रिस्क। सी कह रहा है दोनों फिजिकल और ट्रांजिशन रिस्क। और डी कह रहा है कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं। राइट, क्लाइमेट चेंज से बिजनेस इंपैक्ट नहीं होता। बताइए दोस्तों ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको। देखिए क्लाइमेट रिस्क के भी ना बहुत सारे टाइप होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट रिस्क। सवाल यही कर रहा है कि किस तरह का क्लाइमेट रिस्क ये फेस कर रहा है। मैं आपको क्वेश्चन एक बार दोबारा दिखा देता हूं। देखिए दो चीज हुआ है, एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ है और दूसरा इनका जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव आ गई है। ठीक है, इस कारण से इनके जो प्रोडक्शन है इस पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों आपसे सवाल ये कर रहा है कि किस तरह का क्लाइमेट रिस्क ग्रीन वेव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन ये देखते हैं, ओनली फिजिकल रिस्क। दोस्तों फ्लड आना, सी लेवल राइज करना, ये फिजिकल डैमेज है या नहीं है, बताइए तो। यस यस लिखिए यदि आपको लगता है कि फ्लड आना या दोस्तों सी लेवल राइज करना फिजिकल रिस्क है, फिजिकल डैमेज है, तो प्लीज यस लिखिए। अच्छा, ऑप्शन बी को जरा देखिए, कह रहा है ओनली ट्रांजिशन रिस्क। अब आप बताइए ट्रांजिशन रिस्क कब होता है, जब गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो, जैसे कि कार्बन टैक्स सब्सिडी का खत्म होना। यही तो है ग्रीन वेव। ये हुआ है क्या ग्रीन वेव के साथ। ठीक है, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब एक सवाल, क्या सिर्फ फिजिकल रिस्क था या सिर्फ ट्रांजिशन रिस्क था या दोनों एक साथ था। सोच के सोचिए ध्यान से, थिंक केयरफुली। राइट, यदि आपको दोनों लगता है तो दो बहुत टाइप कीजिए। और ऑप्शन डी के बारे में बात करें तो आप खुद बताइए, क्या आज के टाइम में कोई भी बिजनेस क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता, हाँ या ना। देखिए समझने का एक आसान तरीका मैं बताता हूं। फिजिकल रिस्क का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट से आता है। ऐसे समझिए कि जो हमारा फिजिकल रिस्क होता है ना दोस्तों, इसका मतलब ही होता है, द मीनिंग ऑफ फिजिकल रिस्क इज जो हमें इन्वायरमेंट से आता है। राइट, इन्वायरमेंट से आता है। जैसे कि आप इन्वायरमेंट से क्या आ सकता है बताइए, जैसे फ्लड हो गया, ड्राउट हो गया। राइट, फ्लड ड्राउट, उसके बाद हमारा मान लीजिए कि स्टॉर्म आ गया, ये सब के सब फिजिकल रिस्क कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड फिजिकल रिस्क। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल रिस्क बोलते हैं। राइट, ट्रांजिशन रिस्क का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी है उसमें कोई बदलाव आ जाए, जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी है उसमें कोई बदलाव आ जाए, मार्केट में कुछ चेंजेस आ जाए। ठीक है, पॉलिसी टेक्नोलॉजी मार्केट चेंजेस, इनसे जो रिस्क आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन रिस्क। समझे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन टैक्स, एग्जाम्पल के तौर पर आप कार्बन टैक्स ले लीजिए। तो कार्बन टैक्स हो गया, सब कार्बन टैक्स लगा देना, सब्सिडी मान लीजिए हमने खत्म कर दी, या मान लीजिए कि नए ग्रीन रूल लगा दिए। समझे, तो ये सब जो कारण है ना, ये किसके कारण है, ट्रांजिशन रिस्क के कारण है। दोस्तों ग्रीन वेव जो कंपनी है ना, वो दोनों चीजें फेस कर रही है। देखिए ना, दोनों चीज फेस कर रही है ना। पहला तो इनके पास देखिए एक्सट्रीम वेदर इवेंट है और दूसरा इनका गवर्नमेंट पॉलिसी में शिफ्टिंग है। राइट, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या लगता है आपको, आप तो टाइप कीजिए, प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट, ए बी सी या डी। बताइए दोस्तों, ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड, नहीं ए नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों दोनों है, फिजिकल रिस्क भी है ट्रांजिशन रिस्क भी है। सोचिए कि आप एक दुकान चला रहे हैं, ठीक है, समुद्र के पास, एक तरफ बार बार पानी भर जाता है और दुकान का माल खराब हो जाता है, यही तो है फिजिकल रिस्क। और दूसरी तरफ सरकार बोलती है कि अब आपको प्लास्टिक बेचना मना है और आपको नए रूल फॉलो करने पड़ेंगे, ये होता है ट्रांजिशन रिस्क। ये एक अगर दोनों एक साथ आ जाए तो आपके लिए डबल प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो दोस्तों यदि आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है तो अपने आप को एक क्लैप इमोजी दीजिए, बिल्कुल। और अगर गलती हो गई है तो कोई टेंशन मत लीजिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लाइमेट रिस्क दो तरह के होते हैं और दोनों एक साथ कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है, समझ में आया कि ये क्लाइमेट रिस्क क्या होता है, फिजिकल रिस्क क्या होता है। प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर नाउ व्हाट इज फिजिकल रिस्क। देखिए सिंपल सी बात है, वेदर खराब होने के कारण, मान लीजिए स्टॉर्म हो जाए, इन्वायरमेंट के कारण कोई चेंजेस आ जाए जिस कारण से हमारा बिजनेस में कोई फर्क पड़े, इफेक्ट पड़े, उसको बोलते हैं फिजिकल रिस्क। और यदि मान लीजिए कि सरकार ने कोई पॉलिसी चेंज की, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आया, ठीक है, तो ये इसके कारण जो अफेक्टेड होता है वो हमारा होता है क्या, ये ट्रांजिशन रिस्क। आई होप बोथ बोथ आर क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए रिस्क तो हम लोग समझ लिए, राइट, दोनों रिस्क क्या होता है इसको तो हमने अभी समझ लिया। अब आपको ये बताना है कि बेसिकली ग्रीन वेव इंडस्ट्री अपने क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कैसे बेटर मैनेज कर सकती थी, कैसे ये बेटर मैनेज कर सकती है। यहाँ पे की पॉइंट को समझिए, हाउ कुड इट हैव बेटर मैनेज इट एक्सपोजर टू द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, कैसे इसे बेटर मैनेज कर सकती है, ये सवाल है। आइए डिस्कस करते हैं इसको, लेट्स सी द पॉसिबल आंसर।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रिलोकेट टू एरिया दैट इज क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स। बी कह रहा है कंटिन्यू यूजिंग फॉसिल फ्यूल बट कॉम्पेंसेट विद फाइनेंशियल रिजर्व। सी कह रहा है इग्नोर क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एज दे डू नॉट अफेक्ट लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। और डी कह रहा है लॉबी अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी दैट प्रमोट लो कार्बन इकोनॉमी। क्या लगता है दोस्तों? अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है सही आंसर, ए बी सी या डी? मतलब ये सीधी क्लाइमेट रिस्क को यदि फेस करना है तो क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा? विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? देखिए थोड़ा समझते हैं। पहले सवाल आप ये बताइए, अगर एक कंपनी बार बार फ्लड, बार बार सी लेवल राइज का सामना कर रही हो तो उसकी वजह उसको वही जगह पे रहना चाहिए या सेफ जगह पे शिफ्ट करना चाहिए? यस टाइप कीजिए यदि आपको लगता है कि रिलोकेशन बेटर है। मान लीजिए कोई कंपनी है वो बार बार फ्लड फेस कर रही है, तो क्या उसको वही जगह रहना चाहिए या दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए? यदि आपको लगता है कि रिलोकेट करना चाहिए तो यस टाइप कीजिए। अच्छा दूसरा सवाल, फॉसिल्स फ्यूल्स पे ज्यादा डिपेंडेंट रहना और कहना कि अरे फाइनेंशियल रिजर्व बना लेंगे, क्या लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिकल है? मान लीजिए कि हम फॉसिल्स फ्यूल्स पे ज्यादा हम डिपेंड है और लॉन्ग टर्म बोलते हैं कि अरे हम लॉन्ग टर्म में जो है रिजर्व बना लेंगे, क्या ये लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिकल है? जल्दी जवाब बताइए, यस या नो। तीसरा सवाल, सरकार पॉलिसी अब लो कार्बन इकोनॉमी को पुश कर रही है, आपको लगता है इनको इग्नोर करके बिजनेस सेफ रहेगा? देखिए ना, ऑप्शन सी यही कर रहा है ना कि आप जो है गवर्नमेंट पॉलिसी जो प्रमोट कर रही है लो कार्बन, डी को पढ़िए, क्या कर रहा है डी जरा पढ़िए तो क्या लिखा है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी प्रमोट कर रही है लो कार्बन इकोनॉमी को उसको अगेंस्ट उसके उसके विपरीत जाओ। क्या लगता है आपको, क्या इसको इग्नोर करके बिजनेस सेफ रहेगा? तो दोस्तों मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। देखिए ये जो ग्रीन वेव इंडस्ट्री है ना, ठीक है, इसके पास सबसे लॉजिकल और सस्टेनेबल ऑप्शन था अपनी लोकेशन और अपनी एनर्जी सोर्स को बदलना। अगर आप बार बार फ्लड प्रोन एरिया में घर बनाते हैं तो बार बार नुकसान होगा, रिलोकेट करना ही बेटर है। राइट, तो आपको रिलोकेट करना ही बेटर होगा। राइट, रिलोकेशन इज बेटर, क्योंकि आप बार बार फ्लड एरिया में घर बनाइएगा तो दिक्कत नुकसान होगा ना दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, रिलोकेट कर दीजिए। राइट, अच्छा अगर आप फॉसिल्स फ्यूल पे डिपेंड रहेंगे तो गवर्नमेंट टैक्स और सब्सिडी चेंजेस आपको फाइनेंशियली वीक कर देंगे। राइट, तो यदि आप फॉसिल्स फ्यूल्स पे निर्भर रहेंगे तो क्या होगा दोस्तों कि जो है गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट टैक्स होगा, सब्सिडी चेंजेस होगा, वो आपको फाइनेंशियली वीक कर देगा। और यदि आप क्लाइमेट रिस्क को इग्नोर करना मतलब होता है कि अपने आंख बंद करके ट्रैफिक में चलाना, एक्सीडेंट तो पक्का है। समझ रहे हैं, आंख बंद करके यदि आप क्लाइमेट रिस्क को इग्नोर कीजिएगा, ये तो ऐसा हो गया कि आप आंख बंद करके ट्रैफिक पे चला रहे हैं, तो एक्सीडेंट तो होना निश्चित ही है। और यदि आप पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट लॉबी कीजिएगा, राइट, तो ये एक शॉर्ट टर्म जुगाड़ है लेकिन लॉन्ग टर्म में फेल हो जाएगा ये चीज। शॉर्ट टर्म तो चलेगा, ठीक है, तो आप बताइए क्या लगता है सही यहाँ पे? तो दोस्तों इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राइट, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप क्लाइमेट रेजिलिएंट एरिया में रिलोकेट कीजिए और सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो जिन लोगों ने ए ऑप्शन चूज किया है उनकी सोच बिल्कुल सस्टेनेबल है, और जिन्होंने बी सी और डी चूज किया है टेंशन मत लीजिए, गलतियां यहाँ पे करनी चाहिए ताकि एग्जाम में हमें परफेक्ट स्कोर मिले। बोलिए कंसेप्ट क्लियर है? कैसे क्लाइमेट रिस्क क्या होता है, क्लाइमेट रिस्क के दो टाइप कौन कौन से होते हैं, क्लाइमेट रिस्क को मिटिगेट करना है तो क्या तरीका है। ये देखिए, ये जो कहानी बनाया जाता है ना, कहानी इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। मैं जो आपको कहानी के सामने कहानी की तरह केस स्टडी प्रस्तुत कर रहा हूँ और फिर क्वेश्चन बना रहा हूँ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोलिए कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज चैट बॉक्स का यूज करें और अपनी प्रॉब्लम को जरूर टाइप करें। आइए दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों बेसिकली क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने कि 2025 में, राइट, इन द 2025 कंट्री एक्स विच इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, राइट, फेस अ सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस। ये एक सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करते हैं। क्यों फेस करते हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, यहाँ देखिए लिखा है इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है और डेप्रिसिएटिंग करेंसी है। इन दो चीजों के कारण ये फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। कौन? कंट्री एक्स फेस कर रहा है। अब जो इनके सेंट्रल बैंक है ना, वो अपने फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ लिखा है ना स्ट्रगलिंग टू स्टेबलाइज, और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को भी रिगेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने एक सॉल्यूशन के बारे में सोचा। तो ये इन्होंने क्या किया कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए जो कि सेंट्रल बैंक का बैंक है। ये इंस्टीट्यूशन को गाइडेंस देता है, इंटरनल कॉपरेशन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर करता है। चलिए, तो कंट्री एक्स कहाँ गए? एक एक दूसरे बैंक के पास गए, एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए जो कि सेंट्रल बैंक का बैंक है। अब सवाल क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो है, जो कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है कंट्री एक्स को हेल्प कर रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है वर्ल्ड बैंक, बी कह रहा
है BIS, सी कर रहा है IMF और डी कर रहा है ADB। आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है, एक देश है जिसके पास जिसका पैसा काफी तेज गिर रहा है, इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ है, लोगों का भरोसा भी टूट गया है। अब आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछा जाता है कि अगर करेंसी गिर रही हो तो सबसे पहला इंपैक्ट आम जनता पे कैसे आता है? ठीक है, देखिए आप उसको सोचिए। ठीक है, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं। मान लीजिए मेरा सवाल यह है कि आपका जो करेंसी है, मान लीजिए आपका जो करेंसी है वो गिर रहा है, राइट, एक करेंसी डेप्रिसिएट हो रहा है, तो आप यह बताइए कि सबसे पहला जो इंपैक्ट आम जनता पे आएगा वो कैसे आता है? ऑप्शन ए में कह रहा हूं कि प्राइस ऑफ गुड्स के माध्यम से, ऑप्शन बी में कह रहा हूं कि सेविंग वैल्यू के माध्यम से, सेविंग वैल्यू, ऑप्शन सी है हो सकता है दोस्तों इंपोर्ट का कॉस्ट। जरा बताइए तो, यदि मान लीजिए कि किसी कंट्री का करेंसी गिर रहा हो तो सबसे पहला जो इंपैक्ट आम जनता पे आएगा वो कैसे आता है? ए, बी या सी? ए है प्राइस ऑफ गुड्स, बी है सेविंग वैल्यू और सी है इंपोर्ट कॉस्ट। बताइए सबसे पहला इफेक्ट किससे आएगा? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स, ए, बी या सी। तो दोस्तों बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इंपोर्ट महंगा हो जाता है और इन्फ्लेशन और बढ़ जाता है। आपका जो इंपोर्ट है वो काफी महंगा हो जाएगा और जो महंगाई है वो काफी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों अगली बात सोचिए, आपके हिसाब से ऐसे टाइम पे देश को मदद मदद चाहिए होगी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो सेंट्रल बैंक की सेंट्रल बैंक कहलाती है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि सेंट्रल बैंक का सेंट्रल बैंक कहलाता है, राइट। बताइए आपके दिमाग में कौन सी इंस्टीट्यूशन आ रही है? ऑप्शन ए कर रहा है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन ए क्या कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ज्यादा फोकस करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे। इसका ज्यादा फोकस कहाँ होता है दोस्तों? इसका ज्यादा फोकस होता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, समझे, जैसे कि रोड, एजुकेशन, हेल्थ। क्राइसिस के टाइम इनकी रोल लिमिटेड होती है। ऑप्शन सी कर रहा है IMF। दोस्तों IMF भी क्राइसिस में मदद करता है, लेकिन IMF मेनली शॉर्ट टर्म लोन देता है और पॉलिसी पे प्रेशर डालता है। ऑप्शन डी कर रहा है ADB। देखिए ADB एक रीजनल बैंक है, मेनली एशिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, BIS। यही वो इंस्टीट्यूशन है जो सेंट्रल बैंक का सेंट्रल बैंक कहलाता है। BIS गाइडेंस देता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों आप मुझे चैट में लिख के बताइए क्या सही जवाब है, ए, बी, सी या डी। प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? राइट, बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं। करेक्ट आंसर है इसका BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। यह वह बॉडी है जिसे हम बैंक का बैंक बोलते हैं। कंट्री एक्स जैसे केस में BIS एक्सपर्ट गाइडेंस देता है, मॉनेटरी रिफॉर्म इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। दोस्तों एक छोटा सा मैं आपको रिकैप प्रोवाइड कर दूं। देखिए जब भी आपको वर्ल्ड बैंक की बात करें ना, तो वर्ल्ड बैंक का काम है दोस्तों डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक का काम है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जब भी हम IMF की बात करें तो IMF दोस्तों शॉर्ट टर्म क्राइसिस लोन के लिए बना है, शॉर्ट टर्म क्राइसिस लोन। जब भी हम बात करें ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो यह एशियन डेवलपमेंट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए है। और यदि BIS की बात कर लें दोस्तों, ये सेंट्रल बैंक का सेंट्रल बैंक है, स्टेबिलिटी और कॉपरेशन के लिए बना है। बोलिए कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। तो फ्रेंड्स अगला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है कि ABC बैंक एक मिड साइज इंटरनेशनल बैंक है। यह बैंक एग्रेसिवली कॉर्पोरेट लोन दे रहा है। मार्केट शेयर तो बढ़ा लेकिन रेगुलेटर को टेंशन हो गया। क्यों रेगुलेटर को टेंशन हो गया? देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि ये मिड साइज इंटरनेशनल बैंक है, ये अपने लार्ज कॉर्पोरेट लोन दे रहा है। ठीक है, मार्केट शेयर तो बढ़ रहा है लेकिन रेगुलेटर को टेंशन हो रहा है। टेंशन क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे मार्केट क्यों टेंशन हो रहा है कि सेंट्रल बैंक की इंस्पेक्शन ने पता चला कि रिस्क वेट एसेट बढ़ गए हैं। क्या पता चला? कि रिस्क वेट एसेट जो है कंपनी के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, राइट। और मतलब क्या हुआ कि बैंक के जो CRAR है, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो है, राइट, वो नीचे गिर गया है। अब रेगुलेटर ने वार्निंग दे दी है, बैंक को तुरंत एक्शन लेना होगा वरना पेनल्टी लग सकती है। चलिए अब देखिए सवाल यह कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि CRAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? एक मैं आपको हिंट देता हूं, यह बैंक की एक सेफ्टी शील्ड होती है जो बताती है कि बैंक अपना रिस्की लोन के अगेंस्ट कितना कुशन रखता है, समझे। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन यह कर रहा है कि ABC बैंक अपना रेशियो को CRAR को इसको कुक्स, देखिए ये पूछा जाता है कुक्स रेशियो क्या होता है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये भी एक बार सवाल यही आया था कि कुक्स रेशियो बताओ क्या होता है, तो CRAR को ही कुक्स रेशियो बोलते हैं, कुछ अलग चीज नहीं है कुक्स रेशियो, समझे। CRAR इज कॉल्ड द कुक्स रेशियो। सवाल यह कर रहा है कि ABC बैंक अपना कुक रेशियो इंप्रूव करना चाहता है तो क्या करे? ऑप्शन ए कह रहा है कि रिस्क वेट एसेट और बढ़ा ले और कैपिटल को सेम रखे।
बी कह रहा है कि कैपिटल घटा ले ताकि रिस्क के हिसाब से मैच हो जाए। सी कह रहा है या तो कैपिटल रेज करे या रिस्की लोन कम करे। और डी कह रहा है कि इग्नोर कर दे सीआरएआर को क्योंकि इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। चलिए थोड़ा लॉजिकली सोचिए, अगर आपके ऊपर लोन ज्यादा हो गया है तो आप पैसा, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ या अपना लोन कम करो। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है। सो आपको क्या लगता है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी या डी? बताइए दोस्तों क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। राइट, एबीसी बैंक को या तो नया कैपिटल रेज करना चाहिए या फिर अपना रिस्की एक्सपोजर कम करना पड़ेगा। दोनों का पर्पज एक ही है। देखिए, चाहे आप मान लीजिए कि एडिशनल कैपिटल को रेज कर रहे हैं या आप अपने रिस्क वेट एसेट को कम कर रहे हैं,